नमस्ते साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका विकास की पाठशाला में। आज हम पढ़ेंगे रासो साहित्य। संपूर्ण रासो साहित्य की जानकारी आज हम प्राप्त करेंगे। रासो साहित्य की रचनाएं पढ़ने से पहले या कवियों और रचनाकारों के नाम जानने से पहले रासो साहित्य की विशेषताएं क्या हैं उन पर थोड़ी चर्चा हम कर लें। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखे हैं जिससे हमें ये ज्ञात होगा कि रासो साहित्य की विशेषताएं क्या क्या रही। सबसे पहले, रासो काव्य परंपरा के कवि प्रायः राज्याश्रित थे। राज्याश्रित यानी कि राज्य के आश्रित, किसी राजा के आश्रय में रहते थे और वहां पर ये रचनाएं किया करते थे। ये पॉइंट याद रखें। इनका उद्देश्य क्या हुआ करता था? अपने आश्रयदाताओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा करना। यानी कि जो रासो साहित्य के कवि थे वो जिस राजा के आश्रय में रहते थे उसी की प्रशंसा में उसकी बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा करते थे, अतिशयोक्तिपूर्ण उसका मान सम्मान बढ़ाते थे। इसके अलावा इस काव्य में वीर और श्रृंगार रस की प्रधानता है। यानी कि जो रासो काव्य परंपरा के ग्रंथ हैं उनमें वीर रस और श्रृंगार रस प्रधान रूप से हमें देखने को मिलते हैं। और विशेषताएं हैं लोक कथाओं की बहुलता। इन काव्य ग्रंथों में जो लोक कथाएं हैं वो बहुत मात्रा में देखने को मिलती हैं। सबसे बड़ी बात, ऐतिहासिकता और प्रमाणिकता का भाव। रासो ग्रंथों की ऐतिहासिकता पर बहुत से विद्वानों ने संदेह प्रकट किया, यानी कि ये ग्रंथ ऐतिहासिक मालूम नहीं होते। और इनकी प्रमाणिकता और इनके जो प्रमाणिकता है, जो इनके अंदर रचनाएं हैं उन पर भी काफी संदेह या प्रश्न चिन्ह लगाए गए हैं। डिंगल पिंगल भाषा का प्रयोग, इन दो भाषाओं का प्रयोग किया गया। शैली भी कह सकते हैं आप, भाषा भी कह सकते हैं। डिंगल और पिंगल दो भाषाएं हैं जिनका प्रयोग रासो साहित्य में सबसे अधिक हुआ है। डिंगल भाषा थोड़ी कर्कश है। कर्कश यानी कि कठोर। यह प्रश्न पहले पूछा गया है कई परीक्षाओं में, ये भी पूछा गया है। आपसे ये पूछ लेगा कि भाषा ये कैसी है, कोमल है या कठोर है। जो डिंगल है ये कर्कश थोड़ी कठोर भाषा है और पिंगल कोमल कांत पदावली वाली भाषा है। डिंगल भाषा में अपभ्रंश और राजस्थानी दो भाषाओं के मेल से बनी है। और पिंगल में भी अपभ्रंश तो है लेकिन यहाँ पर राजस्थानी की जगह ब्रज भाषा है। ये चीज याद रखें कि डिंगल और पिंगल दोनों भाषाओं में अपभ्रंश तो है, अपभ्रंश दोनों में है, लेकिन डिंगल में राजस्थानी मिली हुई है अपभ्रंश में और पिंगल में अपभ्रंश में ब्रज भाषा मिली हुई है। विशेषताओं के बाद रासो शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई इसके बारे में भी काफी मतभेद हैं। इन्हें भी हम एक बार जान लेते हैं। रासो शब्द की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग विद्वानों के अलग अलग विचार हैं। गारसा दत्तासी हमने जो इतिहास ग्रंथ थे उनमें पढ़ा था गारसा दत्तासी का नाम। राजसूय ये मानते हैं इसकी उत्पत्ति राजसूय से। डॉक्टर नरोत्तम रसिक शब्द से इस शब्द की उत्पत्ति मानते हैं और आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको रसायन इस शब्द से संबंधित मानते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रचलित मत है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है और अधिकतर विद्वान हजारी प्रसाद द्विवेदी के साथ सहमत हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस शब्द की उत्पत्ति रासक से मानी। रासक एक छंद है और एक काव्य भेदली और रासो भी साहित्य है। इसके अलावा अपभ्रंश भाषा में भी एक छंद पाया गया जो 29 मात्राओं का था, उसको भी रासा कहते थे। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने प्रमाणों से सिद्ध किया कि रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से हुई है। रासक, रास, रास और रासो। तो ये थी रासो शब्द के बारे में जानकारी। अब रासो साहित्य की प्रमुख रचनाओं की जानकारी हम प्राप्त करते हैं। सबसे पहले खुमान रासो महत्वपूर्ण रचना है
खुमान रासों के रचयिता हैं दलपति विजय। दलपति विजय की रचना है खुमान रासो। इसमें कुल 5000 छंद हैं। कई बार ऐसे भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। भाषा इसकी डिंगल है। अभी हमने पढ़ा था डिंगल और पिंगल के बारे में। डिंगल में अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा के शब्दों का प्रयोग हुआ है या दोनों भाषाओं के मेल से यह बनी है। और इसके नायक थे मेवाड़ के सम्राट खुमान द्वितीय। तो रचना खुमान रासो, रचनाकार दलपति विजय, छंद 5000, भाषा डिंगल, नायक मेवाड़ के सम्राट खुमान द्वितीय। खुमान रासो के बाद बीसल देव रासो। बीसल देव रासो रचना का नाम है और इसके रचनाकार हैं नरपति नालह। बहुत महत्वपूर्ण है। नायक इसका कौन है? विग्रहराज चतुर्थ। चतुर्थ यानी कि चौथे बीसल देव रासो। नायिका, इसकी नायिका कौन है? राजा भोज की कन्या राजमती। राजा भोज परमार वंशी थे। इनकी कन्या जो राजमती थी वो इसकी नायिका है। कुल खंड 4 हैं। जो ये रचना है इसके 4 खंड हैं और छंद इसमें 125 हैं। 1 to 5 छंदों की संख्या है बीसल देव रासों में। और मूल रूप से गेय काव्य, ये बहुत महत्वपूर्ण रचना है। इसमें से प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे पीछे परीक्षा में पूछा गया था कि निम्न में से गेय काव्य कौन सा है, तो रचनाएं दे दी थी रासो साहित्य के अंतर्गत आने वाली, और गेय काव्य है बीसल देव रासो। इसकी मैं थोड़ी सी आपको स्टोरी बताऊं, बड़ी इंटरेस्टिंग है, बड़ा आनंद आपको आएगा। जो नरपति नालह है उन्होंने रचना इसकी की। इसमें जो नायक है बीसल देव, बीसल देव और राजा भोज की कन्या राजमती, इन दोनों का विवाह होता है। विवाह दिखाया गया 4 खंड है ना। पहले खंड में क्या दिखाया गया? विवाह। दोनों का विवाह होता है। दूसरे खंड में क्या होता है? रानी कोई व्यंग करती है, राजा नाराज हो जाता है, राजा रुष्ट हो जाता है। राजा रुष्ट होकर उड़ीसा चला जाता है, टूर पर निकल जाता है उड़ीसा, उदास है। और फिर यहां पर रानी विरह पीड़ित है। तीसरे खंड में रानी के विरह का वर्णन कवि ने बड़े ही सुंदर शब्दों में किया। और चौथे खंड में फिर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है, दोनों दोबारा से मिल जाते हैं। और इसीलिए ये रचना प्रेम परक रचना है। इसमें वियोग श्रृंगार का बड़ा सुंदर प्रयोग हुआ है और ये प्रेम से भरी हुई रचना है बीसल देव रासो नरपति नालह। अगली रचना पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो पृथ्वीराज चौहान के जीवन वृत्त को लेकर लिखी गई, उनके अभिन्न मित्र थे और उनके राज कवि थे चंद बरदाई। तो रचना का नाम पृथ्वीराज रासो और रचनाकार का नाम चंद बरदाई। इसके नायक हैं पृथ्वीराज चौहान और आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसे हिंदी का प्रथम महाकाव्य मानते हैं। ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि हिंदी का प्रथम महाकाव्य क्या है, तो चंद बरदाई। और कौन मानता है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और अन्य विद्वान भी उनके इस मत से सहमत हैं। और 2 महत्वपूर्ण प्रश्न जो बार बार इस रचना से पूछे जाते हैं। जो यह रचना है पृथ्वीराज रासो, इसे छंदों का अजायब घर कहा गया। क्या कहा गया? पृथ्वीराज रासो को छंदों का अजायब घर। और चंद बरदाई जो इसके रचनाकार हैं, इन्हें छंदों का सम्राट भी कहा जाता है। रचना को कहा जाता है छंदों का अजायब घर। और पृथ्वीराज रासो के जो रचयिता हैं उन्हें कहा जाता है छंदों का सम्राट। अगली रचना परमाल रासो। परमाल रासो भी बहुत महत्वपूर्ण है रासो साहित्य के अंतर्गत। इसके रचनाकार हैं जगनिक। नायक हैं चंदेल वंशी परमाल देव या परमर्दी देव। वीर रस की प्रधानता है इस काव्य में। और आल्हा और उदल, ये 2 नाम याद रखें। आल्हा और उदल 2 क्षत्रिय सामंत थे। उनकी वीरता का वर्णन परमाल रासो में किया गया है। आला खंड के नाम से भी यह प्रसिद्ध है
और इसका सबसे पहले प्रकाशन चार्ल्स इलियट ने करवाया था। चार्ल्स इलियट ने आल्हखंड नाम से इसका प्रकाशन किया। और ऐसे भी प्रश्न कई बार पूछा गया है कि आल्हखंड के नाम से कौन सी रचना जानी जाती है या कौन सी रचना प्रसिद्ध है, तो परमाल रासो को आल्हखंड भी कहा जाता है। रासो साहित्य की अन्य रचनाएं, विजयपाल रासो। विजयपाल रासो जो रचना है वो नल्ल सिंह भाट की है। नल्ल सिंह भाट रचयिता हैं विजयपाल रासो के। इसमें कुल छंद हैं 42। उसके बाद हमीर रासो। हमीर रासो भी रासो साहित्य के अंतर्गत आती है और इसके दो रचनाकार माने गए हैं। मतभेद हैं। सारंगधर कवि राहुल सांस्कृत्यायन मानते हैं। राहुल सांस्कृत्यायन कहते हैं कि इसके रचनाकार सारंगधर कवि हैं, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जज्जल कवि हैं। दोनों में मतभेद है। आपसे अगर परीक्षा में पूछा जाएगा तो दोनों में से एक ही नाम होगा, लेकिन अधिकतर विद्वान इसका रचनाकार सारंगधर कवि को मानते हैं। कुछ अन्य रचनाएं, बुद्धि रासो। बुद्धि रासो रचना है जलहन की। राणा रासो। राणा रासो रचना है दयाराम की। और रतन रासो ये रचना है कुंभकर्ण की। तो दोस्तों ये था रासो साहित्य और मैं उम्मीद करता हूं आप भली भांति से समझ पाए होंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।